नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें हम प्रत्यय के लास्ट भाग यानी कि तद्धित प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। और इसमें भी हम तद्धित प्रत्ययों को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसके भी हम 6 भाग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हमने इन 6 पार्टों में क्या क्या पढ़ा, इन 6 भागों में क्या क्या पढ़ा आपने देखा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में बताया था कि तद्धित प्रत्यय होते क्या है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया धातुओं को छोड़कर जो बाकी अन्य होते हैं उनके अंत में लगते हैं। अब देखिए, क्रिया धातुओं को छोड़कर जो बाकी अन्य हैं वो क्या क्या है। वो है आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय शब्द। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द, जिसमें हमने यहाँ पर इसके जो भेद है यानी कि इसके 8 जो भेद है तद्धित प्रत्ययों के, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय और गणनावाचक तद्धित प्रत्यय जो है उसको हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। लास्ट सेशन तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और फिर भी मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है जो हमने लास्ट सेशन में टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो उसे जरूर क्लियर करें। तो इसको देखिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा है लास्ट सेशन तक। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमने कृतवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ा, यानी कि जिसमें हमने कहा कि जिन तद्धित प्रत्ययों के मेल से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद जो हमने सेकंड पढ़ा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तो हमने कहा जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। और उसके बाद हमने पढ़ा कि संबंध बताने वाले, ठीक है, संबंध बताने वाले तद्धित प्रत्ययों को संबंध तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि संबंध बोधक भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये संबंध बताता है। ठीक, फिर हमने यहाँ पर विशेषणवाचक, जो विशेषता यानी कि विशेषण बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों का शब्द जिससे बनते हैं, जिन प्रत्ययों के योग से विशेषता बताने वाले शब्द बनते हैं उनको विशेषणवाचक। तो लास्ट में एक बार देख लीजिए क्या कुछ हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो हमने पढ़ा उसमें मैंने इस तरह के आपको कुछ मूल शब्द यहाँ पर लिए और उसके बाद ये था हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ये हमने यहाँ पर लगाया और इससे इन दोनों के योग से क्या नया शब्द बना आप देख सकते हैं, जो हमें संबंध बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा नवीन शब्द। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा वो था भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो यानी कि जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं या भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये कुछ मूल शब्द यहाँ पर हमने लिए और उसके बाद हमने उसमें भाववाचक तद्धित प्रत्ययों का योग कराया और उससे हमें जो नए शब्द मिले वो कैसे थे, भाववाचक शब्द थे। जैसे भला का भलाई, बुरा का बुराई, बूढ़ा में हमने आपा जोड़ा बुढ़ापा और काला में हमने जोड़ा इमा तो बन गया कालीमा, लाल में हमने अगर इमा जोड़ा तो बन गया लालिमा। ठीक है, इसी तरह से हमने गरीब शब्द में ई जोड़ा तो क्या बना, गरीबी। ठीक है, गरम शब्द में ई जोड़ा तो क्या बना, गर्मी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ भाववाचक शब्दों को यहाँ पर पढ़ा था। कुछ भाववाचक शब्द जो है हमने यहाँ पर समझे थे, इसीलिए हमने इसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा था। और उसके बाद जो हमने लास्ट पढ़ा था वो था हमारा गणनावाचक विशेषणवाचक। ठीक है, विशेषणवाचक जो था हमने पढ़ा था जिसमें हमने कहा जिन
तद्धित प्रत्ययों के योग से विशेषणों का निर्माण होता है, उसे विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसमें भी हमने कुछ एग्जाम्पल, जैसे प्यास, भूख, हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, प्यासा, भूखा। धन, लोभ में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, धनी, लोभी। स्वर्ग और अनुकरण में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, स्वर्गीय, अनुकरणीय। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुछ यहाँ पर जो आपके विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय थे उनको पढ़ा, और उसमें हमने कुछ चीजें आपको होमवर्क में यहाँ पर दी थी। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, शोभित, चिंतित, रंगीला, चमकीला, दयालु, कृपालु, बलशाली, भाग्यशाली, गुणवान, दयावान। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको होमवर्क में कुछ शब्द यहाँ पर दिए थे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय अर्थात जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है, यानी कि नंबर्स का बोध होता है, जिनसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ मूल शब्द लिए, आप देख सकते हैं। जैसे हमने लिया 5, 8, 1, 2, 3, फिर हमने 2, 3, इस तरह से कुछ शब्द लिए, 6, 4, और फिर ये हमने यहाँ पर कुछ गणनावाचक तद्धित प्रत्ययों को लिया, जिसमें हमने 5 और 8 में जोड़ा वां, तो वो हुआ पांचवां, आठवां। इसी तरह से एकहरा, दोहरा, तिहरा। ठीक है, या दूसरा, तीसरा, छठा, चौथा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के प्रत्यय जोड़कर हमने अलग अलग तरह के नवीन शब्दों का यहाँ पर निर्माण किया, और ये सारे के सारे शब्द हैं पूर्णार्थक संख्याएं। क्या है, पांचवा, आठवां, दोहरा, इकहरा, दूसरा, तीसरा, छठा, चौथा, ये सब क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ तक अपने लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ लिया था, और आप लोगों ने नोट भी किया था यहाँ तक, और आप अच्छे से समझ भी रहे थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक, यानी कि नंबर 7 जो हमारा पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने भी जहां तक नोट किया है बिल्कुल उसके आगे से ही रिवाइज, उसके आगे से ही लिखना शुरू करेंगे। नंबर 7 जिसको हम कहेंगे वचन बोधक, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, ये मैंने बताया वचन बोधक। वचन बोधक अर्थात वचन बताने वाला। ठीक है, जैसे एक वचन, बहुवचन, ये आपने पढ़ा होगा ना। वचन बोधक अर्थात वचन बताने वाला, तो क्या लिखेंगे, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय वचन का बोध कराते हैं। ठीक है, या वचन बोधक वचन बोधक तद्धित प्रत्यय वचन बोधक तद्धित प्रत्यय से वचन का बोध होता है। अब देखिए, वचन अर्थात एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ मूल शब्द लेंगे। ठीक है, ये है मूल शब्द। उसके बाद यहाँ पर लेंगे वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वचन बोधक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। जो वचन बोधक तद्धित प्रत्ययों से बने रहते हैं नवीन शब्द, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ मूल शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं।
वचन, एक वचन, बहुवचन, जैसे मैंने आपको बताया घोड़ा, ठीक है, और घड़ा, और नेक्स्ट आपका माला, कन्या, बालिका, ठीक है, लड़की, नदी, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे घड़ा, घोड़ा, ठीक है, और ये जो आपके ये जो आपके शब्द हैं, ठीक है, घोड़ा, घड़ा, माला, कन्या, बालिका, लड़की, नदी, तो अभी तक जितने भी शब्द हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं, ये आपके एक वचन शब्द हैं, ठीक है, कैसे हैं, एक वचन शब्द हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर ए प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आई प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इया प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ए प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पर आई प्रत्यय लगाएंगे और यहाँ पर इया प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या नया शब्द बनेगा ये आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर घोड़े, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा घोड़ा और घड़ा शब्द, जिसमें यदि हम ए प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े, घड़े, ठीक है। इसी तरह से माला शब्द में अगर हम ए आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मालाएं, मालाएं। अगला है कन्याएं, कन्या शब्द में अगर हम कन्याएं, ठीक है। इसी तरह से बालिका शब्द है तो क्या हो जाएगा, बालिकाएं, ठीक है। अब यहाँ पर लड़की और नदी में इया प्रत्यय लगाना है तो क्या बनेगा, लड़कियां, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, नदियां, ठीक है। और अब आप देखेंगे ध्यान पूर्वक तो यहाँ पर वचन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, यानी कि जो पहले आपका एक वचन था अब वो बहुवचन बन गया है। जैसे हमने कहा घोड़ा, तो क्या नया शब्द बना, घोड़े, घड़ा, नया शब्द क्या बना, घड़े, ठीक है। माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, बालिका, बालिकाएं, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन बन गया, यानी कि जो वचन बोधक आपके प्रत्यय होते हैं ये हमें वचन का बोध कराते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या कराते हैं, वचन का बोध कराते हैं, यानी कि आपका जो एक वचन होता है वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो नंबर 6 है वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो नंबर 8 जो है हमारा लघुता बोधक, ठीक है। नंबर 8 है हमारा लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। लघुता बोधक, लघुता अर्थात क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या कराएगा, जो प्रत्यय हमें लघुता का बोध कराएंगे, ठीक है।
जिन प्रत्ययों के योग से हमें लघुता का बोध होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से लघुता। अब देखिए लघु में मतलब क्या होता है, लघु मतलब होता है छोटा या छोटा रूप। लघुता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए कुछ मूल शब्द लेंगे और फिर उन मूल शब्दों में कुछ ऐसे शब्द जुड़ेंगे जिससे हमें जो नया शब्द होगा वो कैसा प्रतीत होगा, छोटा प्रतीत होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं फिर से आपका मूल शब्द। ठीक है, और ये हम लिखेंगे लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, और यहाँ पर हम लिखेंगे लघुता बोधक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। लघुता बोधक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। अब देखिए कुछ शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद हम कुछ ऐसे इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे कि वो हमें लघु यानी कि उसका छोटा रूप हमें सामने हमारे आएगा। ठीक है, जैसे शब्द है डिब्बा। ठीक है, शब्द है लोटा। ठीक है, अब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे इया। इसमें प्रत्यय लगाएंगे इया। देखिए खुद से भी करने की कोशिश कीजिए और जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसके लिए क्लैप किया जाएगा। जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नया नया शब्द बनाकर दिखाएगा उसके लिए क्लैप किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ढोलक। ठीक है, टोकरा, कोठा, छाता, टुकड़ा, या संदूक। यहाँ पर हम जोड़ेंगे ई, यहाँ पे हम जोड़ेंगे री, यहाँ पर हम जोड़ेंगे डी। ठीक है, अब नया शब्द कौन बनाएगा, फटाफट मुझे बनाकर दिखाइए। जो नया शब्द बना लेगा वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, जो भी नया शब्द बना लेगा वो हैंड रेस करेगा। लघुता बोधक यानी कि ऐसा शब्द बनेगा जो हमें छोटे रूप का बोध कराता है। तो हमारा जो नया शब्द है आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जो नोटबुक में लिख लिया है जिसने बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने कहा डिब्बा, तो हमें लघुता का बोध कराता है कौन सा शब्द, डिब्बा को अगर हम लिख देंगे डिबिया। ठीक है, इया, प्रत्यय हमने लगाना है इया, तो क्या लगाया हमने, डिबिया। ठीक है, इसी तरह से लोटा शब्द में हम इया प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लुटिया। तो देखिए डिबिया जो होती है वो बहुत छोटी होती है, डिब्बा जो होता है वो बड़ा होता है। इसी तरह से लोटा जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन लुटिया जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, इसी तरह से ढोलक शब्द में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा ढोलकी, छोटी सी ढोलकी होती है जो। ठीक है, इस तरह से टोकरा जो शब्द है इससे हमें पता चल रहा है कि शब्द को जब हम उच्चारण कर रहे हैं हमें तभी पता चल रहा है टोकरा यानी कि जो बहुत बड़ा है साइज में। लेकिन हम इसको अगर लिखे टोकरी तो हमें पता चल रहा है कि किसी छोटी सी टोकरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोठा यानी कि बहुत बड़ा रूम। ठीक है,
जो हम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा कोठा यानी कि बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ी खाली जगह है जहां पर। और कोठरी, कोठरी जिसपे हम प्रत्यय लगाएंगे, कोठरी यानी कि छोटी सी कोठरी, एक छोटा सा रूम, ठीक है। उसके बाद छाता, छाता में हम री प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा छतरी, ठीक है। छाता होता है बहुत बड़ा और छतरी होती है बहुत छोटी, ठीक है। टुकड़ा, तो एक टुकड़ा यानी कि एक पीस, और टुकड़ी यानी कि छोटा सा उसका एक बाइट, ठीक है। टुकड़ा तो हो जाएगा टुकड़ी, ठीक है। इसी तरह से संदूक, तो ये क्या हो जाएगा, संदूकड़ी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे शब्द हमें किस तरह से यहाँ पर समझ आ रहे हैं, ये सारे शब्द हमें समझ आ रहे हैं जो हमें किसी भी चीज के छोटे रूप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमने कहा डिब्बा, तो बिल्कुल दिमाग में आ रहा है, जैसे हम किसी भी छोटे रूम, घर में हमारा जो डिब्बा होता है, हम कहते हैं जरा हमें ये डिब्बा उठाकर देना, यानी कि वो बड़ा होता है। जब छोटी सी डिबिया के बारे में, माचिस की डिबिया छोटी सी होती है, ठीक है। लोटा बहुत बड़ा होता है साइज में, लुटिया जो होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लास्ट अपना पार्ट था, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि लगभग हमने यहाँ पर अपने तद्धित प्रत्यय जो है सबको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सबको अच्छे से पढ़ लिया है, सारे के सारे 8 भेद हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। देखिए अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, ये प्रत्यय तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हमें समझ नहीं आने वाली चीज है। लेकिन जब आप इस तरह से एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होती है, बहुत इजी होती है और आसानी से समझ भी आ जाती है। और जिस तरह से जो बच्चे रोज क्लास में बैठ रहे हैं, जो बच्चे रोज पढ़ते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, होमवर्क करके लाते हैं, यहाँ पर भी क्लास में काम करते हैं, उन्हें अच्छे से टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो इस तरह से हमने प्रत्ययों के दोनों भेद यानी कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपके उपसर्ग जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कुछ आगत उपसर्गों के बारे में पढ़ा था। आगत उपसर्ग यानी कि जैसे हमने पढ़ा तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा से ही आए हैं, और उसके बाद हमने कुछ आगत उपसर्गों के बारे में पढ़ा यानी कि जो अन्य भाषाओं से, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से आई हुई, यानी कि संस्कृत से प्रॉपर हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अब इसमें जो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है, इन सब से भी अब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई चीजें तो ऐसी हैं कि जो हमें पता ही नहीं है कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वो उर्दू का शब्द होता है या वो अंग्रेजी का शब्द होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेम जैसे हमने उपसर्गों में पढ़ा था, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपके आगत प्रत्यय भी हैं कुछ, यानी कि अन्य भाषाओं के प्रत्यय भी हैं, उनको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा ये पूरा प्रत्यय का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है अन्य भाषाओं के प्रत्यय। तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा जो लास्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक था। तो अब हम पढ़ते हैं अन्य भाषाओं के प्रत्यय। अन्य भाषाओं के प्रत्यय, अन्य भाषाओं के प्रत्यय। अब जिसमें सबसे पहले देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आते हैं, हमारी हिंदी भाषा में आए हुए होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, ठीक है, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, ये पहला हमारा पॉइंट है, यानी कि जो संस्कृत से आए हैं, ठीक है। अब देखिए संस्कृत के प्रत्ययों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रत्यय कहाँ लगते हैं, हमेशा लास्ट में लगते हैं।
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा प्रत्यय, ये है हमारा प्रत्यय और ये है हमारा मूल शब्द। ठीक है, ये है हमारा प्रत्यय और ये है हमारा मूल शब्द। ठीक है, तो जैसे हमने कहा तम, ठीक है, ये कैसा आपका प्रत्यय है, ये आपका संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है, अब मूल शब्द है हमारा उच्च। ठीक है, तो नया शब्द क्या बनेगा आपका, उच्चतम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मूल शब्द लेते हैं प्रिय, तो नया शब्द क्या बनेगा, प्रियतम। यदि हम मूल शब्द लेते हैं आपका नीच, तो नया शब्द क्या बनेगा, नीचतम। ठीक है, इसी तरह से यहां पर एक और प्रत्यय लेंगे त्वा। ठीक है, इसके लिए हम कुछ शब्द यहां पर लेंगे जैसे मम। ठीक है, पुरुष, अमर। तो नया शब्द क्या बनेगा, देखिए ममत्व। ठीक है, पुरुषत्व और अमरत्व। ठीक है, तो इस तरह के कुछ और भी बहुत सारे हमारे पास शब्द हैं, मूल शब्द हैं, और उनसे हम कुछ इन तरह के जो प्रत्यय हैं, यानी कि जो संस्कृत के प्रत्यय हम उन पर जोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा तम, त्वा, ये सब क्या है, संस्कृत के। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा संस्कृत के प्रत्यय। ठीक है, संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं उनका अर्थ होता है कि जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हमारी हिंदी में आए हुए हैं, यानी कि हम हिंदी में भी उनको वैसे ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे तम शब्द है वो हिंदी में भी हमारा प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है अंधेरा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से प्रयोग होता है त्वा। ठीक है, त्वा का अर्थ होता है जैसे तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तह, तह जो हमारा आपका प्रत्यय है उसमें भी बहुत सारे हम यहाँ पर शब्द ऐसे लेंगे, मूल शब्द, जिन पर आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है और आपके नए शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, स्व और पूर्ण, तो नया शब्द क्या बनेगा, स्वतः। ठीक है, और यहाँ पर पूर्णतः। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक और ता जो आपका शब्द है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर शब्द लेंगे महान। ठीक है, और एक, तो नया शब्द क्या बनेगा, महानता, एकता। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के प्रत्यय हैं और जो हिंदी में हमारे शब्दों में जुड़ते हैं और हम नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर संस्कृत के पढ़े। अब देखिए अरबी और फारसी के कुछ प्रत्यय यहाँ पर देखते हैं। अरबी, फारसी के प्रत्यय। अब देखिए जैसे अभी हमने संस्कृत के प्रत्यय पढ़े, अब अरबी फारसी के प्रत्ययों को यहाँ पर पढ़ते हैं। और जो कृदंत प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, ये कैसे है, ये आपके कृदंत प्रत्यय है, यानी कि ये आपके क्रिया धातुओं के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे आम दन। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगाएंगे ई, तो क्या हो जाएगा, आम दनी। अब ये शब्द आपका अरबी और फारसी का, यानी कि फारसी का ये शब्द है। ठीक है, यहाँ पर अगला है तख्त, शब्द है तख्त या मेज। ठीक है, इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पर पोष।
ठीक है, तो नया शब्द क्या बनेगा, जैसे मेजपोश, और आपका तख्तपोश। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो आपके अलग अलग भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा अरबी भाषा के ये कृदंत प्रत्यय हैं, उसी तरह से अरबी भाषा के तद्धित प्रत्यय भी आपके आते हैं, फिर कुछ आपके और भी अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो ज्यादातर चीजें जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है, जो सारी की सारी हमारे टॉपिक के अंदर थी, और लगभग पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से सभी को क्लियर हो चुका है। फिर भी आपको लगता है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय, हमारे जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, इसमें कोई भी डाउट है तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी हमारा टॉपिक अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम शुरू करेंगे एक नए पार्ट को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।